Assalamu alaikum and good evening, everyone. My name is Nadeem Javed and I am General Secretary of PSAK. और आज का हमारा सेशन है ब्रेन पूल फेलोशिप। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशंस डिफरेंट किस्म के सेशंस अरेंज करते रहते हैं। इसी तरह ब्रेन पूल फेलोशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट होने को कुछ ही दिन बाकी हैं। तो उस हवाले से आज हमने दावत दी है बहुत काबिल और हमारे पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशंस के साथ एफिलिएटेड रहे हैं डॉक्टर सब्तैन साहब और डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। थोड़ा सा सेशन के हवाले से बताता चलूँ कि आज का सेशन जिस तरह हम बाकी सेशंस करते हैं कि पहले एक स्पीकर गेस्ट स्पीकर होंगे जो अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, देन सेकंड और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट पे कर सकते हैं। ये जो सेशन है ये लाइव रिकॉर्डेड होगा और बाद में भी हमारे पाकिस्तान स्टूडेंट एंड स्कॉलर्स एसोसिएशन के फेसबुक पेज पे अवेलेबल होगा। तो विदाउट एनी डिले हम इस सेशन को आज के स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साइम साहब। मैं पहले उनको दावत दूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और देन अपनी प्रेजेंटेशन आज की स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, आपका टाइम निकालने के लिए और आज के सेशन में हमें टाइम देने के लिए। जी डॉक्टर साहब। नदीम अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, यू कैन स्टार्ट। जी, मैं अब बोल रहा हूँ, माइक म्यूट था, अब आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। जी, बहुत शुक्रिया नदीम जावेद। बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम। पहले तो सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया कि बहैसियत मेज़बान जो है आपने मुझे मदऊ किया, और जो डियर ऑडियंस इस वक्त लाइव मौजूद हैं या बाद में रिकॉर्डेड हमारा ये पैगाम सुनेंगी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बासित, डॉक्टर अब्दुल बासित कह सकते हैं आप, और आज के इस सेशन में मैं कुछ कोशिश करूँगा कि वो बुनियादी हिस्सा जो एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी या ब्रेन पूल फेलोशिप के पस मंज़र से मुतालिक है, वो थोड़ा-सा वाज़ेह कर सकूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी गुफ्तगू का ज़्यादा हिस्सा वो उर्दू में ही कवर करूँ, क्योंकि हमारे मद्देनज़र पाकिस्तानी साइंटिस्ट, मुहक्किकीन और स्कॉलर्स हैं। तो जैसा कि ये पहली स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं, बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से है, जहाँ फ़िलवक़्त मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर डिपार्टमेंट ऑफ मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रहा हूँ। और वहाँ से इस फ़ेलोशिप के लिए 2025 से लेकर 27 तक मेरी सिलेक्शन हुई, और उस हवाले से तहकीक के लिए मैं दोबारा से साउथ कोरिया में मौजूद हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जो प्रेज़ेंटेशन है, इसके बुनियादी तौर पे कुछ हिस्से हैं किसी मकसद के तहत। उन 7 हिस्सों में मैं पहले अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, कुछ बैकग्राउंड्स हैं, इंट्रोडक्शन टू द ब्रेन पूल फेलोशिप डेफ़िनेटली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल सपोर्ट और फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह का तज़किरा मेरे ज़िम्मे है। और चूँकि ब्रेन पूल फेलोशिप के हवाले से डॉक्टर सप्तैन मुझसे सीनियर हैं, वो 1 साल पहले से यहाँ मौजूद हैं, तो जो गहरी मालूमात हैं या इससे आगे की मालूमात हैं, इंशाअल्लाह वो आपको फ़राहम करेंगे। मज़ीद बराँ कोई सवाल होगा तो उसके लिए हम मौजूद रहेंगे। जी, ये कुछ मेरे बारे में। इससे कबल कि मैं ब्रेन पूल फेलोशिप पे बात करूँ, उजलत के साथ जल्दी में बात करूँगा कि 2007 से लेकर 11 तक मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एज़ ए लेक्चरर काम किया। मेरी एमएस एंड पीएचडी यहीं हानयंग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से ही है, जो कि ब्रेन पूल फेलोशिप को हासिल करने में मेरे लिए एक आसानी का सबब भी बनी। पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस मेरा जर्मनी और साउथ कोरिया का है। उसके बाद 2016 जब मुझे पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई, तब से लेकर अब तक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद पाकिस्तान में मैं सर्व कर रहा हूँ। रिसेंटली 2025 में मुझे ब्रेन पूल फेलोशिप के लिए सिलेक्ट किया गया।
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में हम नैनो मटेरियल्स फॉर एडवांस एनर्जी एप्लीकेशन नेया के नाम से एक रिसर्च ग्रुप में काम करते हैं, जो यहाँ पे हानयांग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है। ये ग्रुप हमने 2016 में बनाया था और तब से लेकर अब तक हम मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर 50 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। करीब इतने ही रिसर्च पेपर्स हैं हमारे, और लोकल कोलैबोरेशंस के अलावा हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में कोरिया चीदा चीदा है। ये दो तस्वीर जो हमारे 10 साल के सफ़र को ज़ाहिर करती हैं। एक तरफ नया रिसर्च ग्रुप है जो बाईं साइड के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, और दाईं तरफ नैनो डिवाइस इंजीनियरिंग लैब HYU कोरिया। यहाँ ये दो तस्वीर एक जगह पर यकजा करने का मकसद ये भी था कि ये बताना मकसूद है कि जो ब्रेन पूल फेलोशिप या प्रोजेक्ट हमें अभी अवार्ड हुआ है, वो इन्हीं दो ग्रुप्स के दरमियान कोलैबोरेशन का नतीजा है, और प्रोजेक्ट को लिखा भी इस अंदाज में गया है कि हम इन दो ग्रुप्स के काम को फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब क्यों हूँ? ये बात मेरे नज़दीक बहुत अहम है। ये एक ज़ेरे नज़र तस्वीर जो आपके सामने है 2012-13 की है, और ये ओथ टेकिंग सेरेमनी है पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कोरिया, जिस प्लेटफॉर्म पे आज तकरीबन 14-15 साल बाद दोबारा मैं मुखातिब हूँ। उस दौर में प्रेसिडेंट जाहिद हुसैन जाहिद भाई, जो मशहूर हस्ती हैं कोरिया की, वो थे, उन्हें याद करना मैं ज़रूर चाहूँगा। तो उस दौर के अंदर जनरल सेक्रेटरी का किरदार मुझे अदा करना था, और ये पहली ओथ टेकिंग सेरेमनी थी जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एक्सेलेंसी शौकत अली मुकद्दम साहब के ज़ेर सरपरस्ती वकूफ़ पज़ीर हुई, वाक़ई हुई, और उससे आगे हम बढ़े। चलें काम की बात की तरफ, मज़ीद काम की बात की तरफ आते हैं। ब्रेन पूल बहुत सी जैसे दुनिया में फेलोशिप्स मौजूद हैं, उसी तरह की एक फेलोशिप मौजूद है जिसे आप पोस्ट डॉक्टरेट के मुमासिल या बराबर करार दे सकते हैं। जैसे मैरी क्यूरी भी है, फुल ब्राइट्स हैं, इस तरह की दीगर ममालिक के अंदर मुख्तलिफ तरह की फेलोशिप्स ऑफ़र होती हैं। फेलोशिप को पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज़ से थोड़ा सा ऊपर देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें फंडिंग हासिल करने और खर्च करने के मामलात जो होते हैं उसमें निस्बतन आज़ादी मौजूद होती है। ब्रेन पूल फेलोशिप एक अच्छी खासी प्रेस्टिजियस फेलोशिप भी है, कोरिया की हद तक खासा इसको एजाज़ समझा जाता है, और फाइनेंशियली भी बाकी जो पोस्ट डॉक्टोरल ऑप्शंस होते हैं स्कॉलर्स के पास, उससे कदरे ये बेहतर ऑप्शन है। इसमें कोरिया के अपने मकासद हैं, जिसमें वो लीडिंग रिसर्च जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसको देखते हुए फंड्स रिलीज़ करते हैं। और इसी तरह से एक इंडिविजुअल जो ये फेलोशिप हासिल करना चाह रहा होता है, उसके अपने ज़िमनी मकासद हो सकते हैं, फाइनेंस से हट के भी रिसर्च एक्सीलेंस की तरफ, कोलैबोरेशन की तरफ, या समटाइम्स रेज़िडेंशियल पर्पसेस के लिए भी हो सकते हैं। बताता चलूँ कि जो ब्रेन पूल की फेलोशिप है, ये ब्रेन पूल और ब्रेन पूल प्लस 2 तरह की होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटी-सी क्लासिफ़िकेशन आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है, उसके अंदर आप देखें तो हम बुनियादी तौर पे ब्रेन पूल फेलोशिप के 2 अनासिर मद्देनज़र रख सकते हैं। पहला ये कि हम इस फेलोशिप को वक़्त के तनाज़ुर में, टाइम के तनाज़ुर में देखते हैं, कम से कम मुद्दत और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत। 1 साल से लेकर 3 साल तक ये फेलोशिप मौजूद होती है, कम से कम मुद्दत 1 साल है। इसकी 2 क्लासिफ़िकेशन है, ब्रेन पूल प्लस या इंस्टीट्यूशनल टाइप, एंड ब्रेन पूल इंडिविजुअल टाइप। जो इंस्टीट्यूशनल टाइप है उसमें इंस्टीट्यूट्स बाइख्तियार होते हैं कि वो हायरिंग करते हैं, और अपने जितने भी रिसर्चर्स जिन्हें कि हम लाइक गेस्ट पीआई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स कहा जाता है, उन्हें मदऊ करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और ये तवील मुद्दत काफ़ी 3 साल से ज़्यादा तक का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। जबकि इंडिविजुअल टाइप कम से कम 1 माह और 3 साल तक के दौरानिए के लिए कॉल्स आती हैं, जिन पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और ये नॉर्मली ये कम मुद्दत का प्रोजेक्ट कंसीडर होता है या फेलोशिप कंसीडर होती है। स्पेसिफिकली एड्रेसिंग टू द पाकिस्तानी साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करूं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मिड कैरियर ग्रोथ इन माय ऑप्शन। और ख़ास तौर पे वो अफराद जिनकी पीएचडी की डिग्रीज़ पाकिस्तान से हैं, उनके लिए अच्छा मौका होता है कि वो अपने रिसर्च ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात को रिवाइव भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं,
स्विच करना चाहें तो शायद ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर हम पाकिस्तानी स्कॉलर्स को मद्देनज़र रखें तो हमारी पाकिस्तान की फैकल्टी 2 तरह के हिस्सों में तक़सीम होती है, बीपीएस और टीटीएस। और अगर इनको मद्देनज़र रखते हुए बात की जाए तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 1 साल से 3 साल की मुद्दत तक के लिए ब्रेन पूल फेलोशिप्स अवेलेबल होती हैं। तो जितना मैं पाकिस्तान के कवानीन से वाकिफ़ हूँ, तो उमूमी तौर पे 3 साल की लीव लेना मुश्किल होता है या दीगर फेलोशिप्स के ऊपर अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो ये जो ऑप्शन मौजूद है 1 साल, 2 साल या 3 साल की फेलोशिप की अवेलेबिलिटी का, ये हमारे बीपीएस और टीटीएस के जो असातिज़ा हैं, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर के तौर पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि वो सबैस्टिकल लीव्स के ज़रिए, ओईएल्स के ज़रिए या कलील मुद्दत प्लानिंग्स के ज़रिए जॉब पर रहते हुए इस फेलोशिप को अवेल करें और साथ अवेल करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को, ग्रुप्स को पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग करें और वापस जाकर अगर काम करने की का इरादा रखते हों तो इसको कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है बीपीएस और टीटीएस दोनों के लिए। और अगर कोई फ्रेश पीएचडी है पाकिस्तानी है मगर बाहर कहीं पे पोस्ट डॉक के लिए मौजूद है, तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन है फेलोशिप के तौर पर यहाँ पे आना। इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनमें से एक दो की बात कर सकता हूँ विच मेक्स इट एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द अदर fellowships. Like you can do multiple attempts, 2 attempts per year. Normally the call is for the 2 years. There is no age limit like in many cases. आप चाइना वगैरह में बहुत सी जगहों पे अप्लाई करें तो आपको नज़र आता है 35 साल की उम्र तक की हदूद बंदी की गई होती है या ये लिखा गया होता है कि अगर आपकी पीएचडी को 3 से 5 साल का अरसा गुजर चुका है तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें तो उनकी फेलोशिप्स के लिए 3 साल पीएचडी के बाद दोहराने की लिमिट है। तो ब्रेन पूल में ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रेन पूल के अंदर, ऑल्दो इट मैटर्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड एवैल्यूएशन, बट स्टिल यू कैन अप्लाई राइट आफ्टर योर पीएचडी और इन योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ड्यूरेशन और एसोसिएट प्रोफेसर ड्यूरेशनशिप। अच्छी रिसर्च प्रोफाइल और प्रपोजल होना ज़रूरी है, हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस होनी चाहिए। As I mentioned earlier, no limit for the post PhD time, like 3 to 5 years in other cases. The other good thing is when you come through Brain Pool Fellowship, there is a good amount of family support available in many dimensions. It's a pathway towards Korean residence as well. So F5, F2 इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मीन्स ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है अगर आप कोरिया में मुस्तकिल रिहाइश के ख़्वाह हैं आने वाले वक्त में। और बायलैटरल कोलैबोरेशंस डेवलप करने के लिए फेलोशिप इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन एंड थ्रू दैट यू वंस विजिट अ सर्टेन कंट्री फॉर सर्टेन टाइम एंड देन यू आर इन अ पोजीशन टू वर्क फॉर सर्टेन टाइम एंड देन इट मेक्स यू to go back to your institutes, your countries, and then to work with Korea for the longer terms. फाइन। बताता चलूँ कि प्रोजेक्ट कॉल यहाँ पे एक आपको वेब लिंक नज़र आ रहा होगा। उमूमी तौर पर साल में 2 मरतबा दिसंबर, जनवरी या मई, जून के औसत दिनों के अंदर आती है और इसके लिए एनआरएफ की जो वेबसाइट है वो एक्टिव होती है। अदर यूनिवर्सिटीज़ भी इसको, कोरियन यूनिवर्सिटीज़ भी इसको एक्सपेडाइट करती हैं कॉल्स को और पब्लिसाइज़ करती हैं। पीएसए ग्रुप भी करता है और इंडिविजुअल प्रोफाइल्स पे स्कॉलरशिप नेटवर्क हमारे ही मास्टर्स के कोरिया के एक स्टूडेंट थे, मैं उन्हें याद करना मुनासिब समझूंगा, डॉक्टर वकार बेग, जिन्होंने स्कॉलरशिप नेटवर्क बनाया था। उस पर भी ये कॉल्स एडवर्टाइज की जाती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, तो दे गो लाइक दैट। तो इसे देखा जाना चाहिए और डेडलाइंस को मीट करने के लिए ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा आपको वाज़ेह भी होगा कि जो हमारे पास टाइप्स हैं वो इंस्टीट्यूशन लेड टाइप हैं। इंस्टीट्यूशंस की कॉल्स होती हैं और इंडिविजुअल ट्रैक्स होते हैं। तो मोस्टली एज़ इन माय केस हम इंडिविजुअल ट्रैक्स के ऊपर कोरिया ब्रेन पूल फेलोशिप्स तक पहुंच सकते हैं। बुनियादी अगर एलिजिबिलिटी देखी जाए रिसर्चर्स की, उनका क्राइटेरिया देखें, जो पीएचडी होना ज़रूरी है। अ, और दूसरी जो शर्त है कि यू शुड बेटर बी आउटसाइड द कोरिया। तो जो रीसेंट हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो कोरिया में ही किसी न किसी एआरसी पर मौजूद होते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से निस्बतन ये ऑप्शन माकूल नहीं है या वैलिड नहीं है। दूसरी बात, सेकंड राउंड में अलबत्ता मेरे इल्म में है ये बात कि अगर अप्लाई करना हो तो इंडिविजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं जो कोरिया में रिज़ाइड कर रहे हो। अगर पीएचडी, नॉन पीएचडी कोई इंडस्ट्री से अप्लाई करना चाहे ब्रेन पूल फेलोशिप्स के लिए, तो एज़ फार एज़ आई नो, R&D personnel should have an experience of 5 years in relevant industry for which they are proposing a certain kind of research proposal, right? Um, there is another kind of validity that we have to consider while applying, and that's eligible research fields.
तो ये जो रिसर्च फील्ड्स हैं, कोरिया इसमें रद्द-बदल करता रहता है। तकरीबन 12 नेशनल स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ हैं, जो कोरिया रिसेंटली फ़ोकस कर रहा है। अगली स्लाइड में मैं उनको अ, जल्दी-जल्दी ज़िक्र कर दूँगा उनका। तो इन एरियाज़ में थोड़ी-सी प्रेफ़रेंस दी जाती है, बट दैट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स। यू शुड ऑलवेज़ रिमेन कमिटेड एंड कीप ऑन चेकिंग, और अप्लाई करना चाहिए। अगर हम बात करें इस फेलोशिप की इन पर्टिकुलर, तो इसमें सैलरी इन माय ओपिनियन इट्स प्रीटी मच कॉम्पिटेंट, इट्स गुड एज फार एज यू कंपेयर इट विद इन कोरिया। यू नो समटाइम्स यू गेट बेटर फेलोशिप्स अब्रॉड, बट कोरिया के हिसाब से ये एक अच्छी फेलोशिप है। लिविंग अलाउंसेज आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, रिलोकेशन एंड किड्स एजुकेशन इज देयर। छोटे बच्चों की तालीम 12वीं जमात तक सपोर्ट की जाती है यहाँ पर। वन टाइम अलाउंस रिलीज होता है, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। दीगर फेलोशिप्स में मेरे ख्याल से बच्चों की तालीम को कोरिया के अंदर इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं मुयसर होती। रिसर्च अलाउंसेस भी अवेलेबल होते हैं मेंटेनेंस के लिए, और मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंटेशन, करेक्टराइजेशन या दीगर इट्स लाइक मटेरियल परचेज वगैरह के लिए। अब व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली brain pool is this pathway, if you adopt it properly, towards excellence, collaborations, networking, and mid career. In my opinion, it's good for mid career growth. So this slide actually reflects the strategic areas of research field. In my case, I have been relevant with the semiconductors, display technology, and hydrogen economy as well, partially. अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ रद्द-बदल होता रहता है, और अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो किसी और भी फील्ड से रिलेट करते हो, तो स्मार्टली यू कैन डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट एज़ पर योर एक्सपर्टीज़ एंड द एक्सपर्टीज़ ऑफ द प्रोफेसर हू इज़ playing the role of the host PI, a person from Korea. The professor, he will be applying for you in this system of brain pool fellowship. You cannot apply directly. You need to have some Korean professor as a principal investigator, or host PI we do call it, and then you can be the co-PI or the guest PI, and that's how you proceed. I hope Dr. Saptan will better tell you about some of the procedural requirements for the application. And if there is something unidentified, definitely you can leave a question, and we will be replying back as positively as possible and as early as possible as well. So, when we talk about the eligibility, not every institute is eligible over here as well. तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि 2 तरह के आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं, बीपी प्लस और बीपी। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बीपी, और कुछ इंस्टीट्यूट्स बीपी प्लस की तरफ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन। इन माय केस आई एम ऑन बीपी, इस ब्रेन पूल. So principal investigators and co-researchers, they do apply, and they should be affiliated with the R&D organization or the academic organizations, of course. So अगर यूं कह लिया जाए कि सबसे पहला काम यही है, अगर आपने ब्रेन पूल फेलोशिप पे अप्लाई करना है, या सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये है कि आपके रिसर्च फील्ड से मैचिंग, आपके आइडिया से कन्विंस्ड एक प्रोफेसर एज ए पीआई मौजूद होना चाहिए, जिससे आपकी बातचीत हो, जो कन्विंस्ड हो, जो आपको अपनी टीम में रखते हुए, आपको को पीआई बनाते हुए या होस्ट पीआई बनाते हुए अप्लाई करे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, ब्रेन पूल के लिए, और वो फंडिंग विन करेंगे, तो उसके बाद 3 माह के अंदर, आफ्टर द अनाउंसमेंट, यू आर सपोज टू कम टू द कोरिया टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट. ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट का बेसिक लेआउट है. वंस यू आर इन, आई कैन टेल यू दैट द होल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द एनआरएफ website, but just to initialize the debate, to initiate the discussion between the interested scholars back there in Pakistan or abroad belonging to our beloved nation. जस्ट बताना चाहूँगा कि जो आपके पास ट्रैक्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशनल टाइप के हों, वो मल्टीपल बजट हेड्स को कवर करते हैं. अगर आपने कभी पहले पाकिस्तान में या किसी और जगह पर प्रोजेक्ट अप्लाई किया है या कंप्लीट किया है, तो इट्स अ टिपिकल स्ट्रक्चर. अदर देन दिस के इसके अंदर चाइल्ड एजुकेशन कॉस्ट कवर हो रही होती हैं, रिलोकेशन एक्सपेंसेस माकूल मौजूद होते हैं, salary, home rents, researchable materials, others, all these things are available. There are some indirect costs in Pakistan, we call it like administrative budget or ORIC budget. तो उस तरह की चीज़ें हैं जिसको संभालना प्रोफेसर का काम है, और डेफिनेटली दे अप्लाई फॉर इट ऑन सर्टन पोर्टल्स इन कोरियन एक्चुअली. सो हमें बुनियादी तौर पे पहले एक इंग्लिश में एक अच्छा सा टेक्निकल प्रपोजल हमारे पास मौजूद होना ज़रूरी है, जिसको फर्दर कोरियन के अंदर ट्रांसलेट करके बाद में सबमिट किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ द
PI, principal investigator, who is a Korean professor actually, or a professor in Korea. So there are two modes of financial supports. One are direct payments. Once you win the position and you are here, you directly get the salary or the home rent. But in case of the visa processing fees, air tickets, conferences, kids fees, all that stuff, it works mostly on refundable payments, that the payment is made first and then it is reimbursed back to your account and so on. इसी तरह अगर हम बात करें कि इफ़ यू हैव टू प्रोसीड, देयर आर की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आई होप सो लोग जो पीएचडी कर चुके या उसके मराहिल में हैं या फैकल्टी से इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, वी आर वेल अवेयर दैट व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ फेलोशिप, वी डू नीड टू हैव अ रिसर्च प्रपोजल, एंड फॉर every kind of research proposal application we know that there is a certain specific technical format with certain contents. I am not going into depth of that because proposal writing for brain pool is something separate. We do want to, you know, invite the Pakistani audience or the scholars to apply with maximum potential, because I can tell you that from a country, nearly 40% candidate can be selected, and I wish that more and more numbers of scholars and scientists are selected from Pakistan in the coming call that is yet to be announced for 2026. You should have your updated CV. It's a requirement to have your salary slips from Pakistan, because based on the salary slip, your salary is decided over here. Valid passports, valid for at least 6 months. Attested certificates. By attested, I means if you need to have the MOFA or apostille or any kind of things from the corresponding agencies. Then is you should have the miscellaneous documents from Pakistan, which mainly deals with your family documentation, because if you have to apply for your family visa or sport, you need to incorporate their information at the start of the project. There are, as I mentioned, the project proposal format. I cannot go into the depth of that. It has a specific technical format, and I hope so those who are PhDs, they can deal with it. It has to be translated at some stage into Korean language. The profiles of a host PI, the Korean professor, the co-PI, it means the candidate from Pakistan, anyone, and the institute. It matters when you apply, because I can tell you that there are certain restrictions on the selection of the candidates from each university in Korea. It cannot be a large number actually. And then when you talk about the key sections of the proposal, I can just give a hint that it, like so many other kind of proposals, those we write, it contains abstract and definitely the idea, novelty. It associates with the list of the publication, patents, book chapters, etc., which makes the difference in your evaluation of the project. And then awards and honors of PI and co-PI both. Interestingly, the profile of the institute from which you are applying, it also matters. And then your career or experience in an RD, it does have some kind of evaluation as well. The Korean language, I'm not very good at Korean. I can read that though, but still, reason for application for BP is something very different from the proposals that we write in Pakistan, or we often write and otherwise. So in other fellowships. So you have to write a detailed justification for that. Why are you interested in Brain Pool program? So it can be a sociological or socio-technical or excellence based or collaboration based or any kind of logic that you feel fit or to apply for. And then objectives. There are certain targets and objectives that you have to define. Let me be quick as per my time. So if you have good research profiles, you have some experience in research projects, you have well-defined proposal with you along with your updated CV, you have prepared logical reasoning that why do you want to apply for the brain pool, and you have some research collaboration, means some person who is there to support you for the application of the brain pool, then you have a good bunch of documents in your bucket. You can move on for applying for the brain pool in the coming call. Let me be very quick. Number one, if you talk about the financial support salaries of the invited researcher, it's monthly minimum 5 Korean million won, and it is being fixed seeing your last salary slips from where you are coming. Like if you are coming from Pakistan, your annual record of the salary will be required. So mostly in if I'm not wrong, in most of the cases, the maximum amount paid to the Pakistani researchers is 5 million Korean won Pakistanis, which is nearly 8 to 9 lakhs Pakistanis, PKR. To 25 million Korean won, that's for the other countries most of the times.
Then research activity expenses. There is a good amount for research activity like materials and blah blah. This slide covers the research activity expenses. It includes the airfare, so your ticket will be reimbursed, two-way. Once relocation expenses are there, if you have to bring some luggage along with your family, it's some sufficient amount. Allow me to convert it into Pakistani. It's like 1.5 lakhs. Relocation expenses, child support is one time given at the start of your project. It's about 10 lakhs by PKR, 9 to 10 lakhs, and 5 million Korean won. It's once issued, and your kids, if they are in between the age of school going students, they can have education over here if they are well compatible with the system and they have somehow know of Korean language, honestly. So research living allowances are there. It's actually the home rent. You can have home facility being provided by the NRF or the institute up to 1 million Korean won. That's equivalent to 2 lakh PKR. So other recruitment relevant expenses, you get 5 million won per year for traveling, conference attendance, visa processing, and all that stuff. And if you are too interested to join Korea for long term, and if you have residence oriented motivation to join Brainpool, then definitely the Korean language education for yourself is supported. Let me tell here that the airfare does contain one companion, as far as I know. Like your spouse, your wife can travel, on one return ticket can be availed. Research material cost is rupees Korean won 1 million per year. So if you are a material scientist, it's not a big cost, it's very small. But if you are working in some other kind of technology or some other kind of field, it's good enough amount. Indirect costs have something to do with the administrative arrangement of the institute from where you are hired, so it has nothing to do with the BP fellow directly. So this is all from my side. I wish I had more time to talk to you. More information could have been fetched by me, but considering the time, I'm finishing over here with thank you all, and special thanks to the current cabinet of the Pakistan Student Association South Korea. Actually my beloved association over here. And then definitely thank you all. And again I reiterate that if there has been some ambiguity, some gray area, that what I tried to explain very quickly actually, but it remained unexplained, you can leave a comment in the same thread or in the same post, and I will try my best to reply you as soon as possible. So thank you all. Pakistan Zindabad. जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के दूसरे हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं सर डॉक्टर सत्यान अब्बास साहब, उनको दावत दूंगा कि वो आप आज के सेशन में इस सेशन को आगे लेके चलें और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें अपने तजर्बे के हवाले से, क्योंकि उन्होंने ब्रेन पूल पे लास्ट ईयर भी सेशन कर चुके हैं। तो जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया नदीम, मुझे एक दफ़ा फिर मदऊ करने का। बहुत सारी बातें जो हैं वो डॉक्टर बासित ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें से कुछ जो बातें रह गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे बयान करना चाहूँगा। मेनली मैं फोकस करूँगा कि जो आपकी एप्लीकेशन पैकेज है वो क्या क्या होगा, बेनिफिट्स और उसका अर्ली इंट्रोडक्शन जो है वो डॉक्टर बासित ने एक्सप्लेन किया है। 3 किस्म की ब्रेनपूल फेलोज हैं, ब्रेनपूल प्लस, ब्रेनपूल इंस्टीट्यूट टाइप एंड इंडिविजुअल टाइप। तो इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 1-2 डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ पे मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। तो चूँकि ब्रेनपूल के अप्लाई करने के लिए आपको अनाउंसमेंट कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स हम PSAC के पेज पे भी अनाउंस करेंगे, शेयर करेंगे लिंक्स और सारी अनाउंसमेंट। बट दोज who want to go and see exact how to find, you just go to Google, you type your NRF टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक आएगा जो इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑफ कोरिया।
इसको ओपन करेंगे सो यू विल सी दिस सर्च बार, यहाँ पे ब्रेन पूल को सर्च कीजिए। ये वाला वेबसाइट प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप फॉलो करेंगे इस पूरी लाइन को तो यू कैन गो एंड फाइंड द एग्जैक्ट अनाउंसमेंट। सो व्हेन यू सर्च ब्रेन पूल, यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रेन पूल से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स जो प्रीवियस ईयर्स में है या करंट ईयर में है वो यहाँ पे आपको पता लग जाएंगी। क्योंकि अभी तक 2026 की जो ब्रेन पूल एडवर्टीजमेंट है वो अभी तक नहीं आई। नॉर्मली लास्ट ईयर 2025 में वो फरवरी में अनाउंस हुई थी, तो होपफुली जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में जो है ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो आप ये कंटिन्यूसली जो है वो नाउ एंड देन यू कैन सर्च फ्रॉम दिस वेबसाइट कि ये अनाउंसमेंट आई है या नहीं आई। अनाउंसमेंट आए या ना आए, दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो अगर हमारी ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये लाइव वीडियो, तो उनके लिए ये मेरा मैसेज होगा कि अभी से ये चीज़ स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वेट फॉर द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में क्या क्या होगा वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक अनाउंसमेंट है प्रीवियस ईयर की, इसमें से मैं 2025 की अनाउंसमेंट में दिखा रहा हूँ। 2 दफ़ा अनाउंसमेंट हुई थी। फर्स्ट वाज इन 2025 फरवरी और दूसरी मई के अंदर। तो जो मई में थी वो सिर्फ इंस्टीट्यूट टाइप थी। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो पहली अनाउंसमेंट है उसी पे फोकस करें, क्योंकि वो इंडिविजुअल टाइप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसी में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। और सेकंड अनाउंसमेंट उसी वक्त आती है जब तक कि फर्स्ट अनाउंसमेंट में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते। सो यू शुड फोकस ऑन द फर्स्ट अनाउंसमेंट ओनली। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, ओवरसीज एक्सीलेंट साइंस लिबरेशन प्रोजेक्ट। ये मैंने ट्रांसलेट किया, एक्चुअली ये कोरियन वर्जन था। तो इसमें आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ये सारा एप्लीकेशन पैकेज आपको डाउनलोड करना है। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस ब्रेन पूल फेलोशिप। नंबर 1 इज दिस कॉल फॉर ब्रेन पूल प्लस फेलोशिप प्रोग्राम। ये ओरिजिनल अनाउंसमेंट है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर इस फेलोशिप से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल मौजूद है जो आपको और इसको गो थ्रू करना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो अनाउंसमेंट है ये आपको हेल्प करेगी प्रोजेक्ट बनाने में और डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार करने में। इसके अलावा आपकी जो इंडिविजुअल टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये इंडिविजुअल टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखना है। और आपके जो 12 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, किस एरिया के अंदर आपको प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। अच्छा, इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर ब्रेन पूल प्रोजेक्ट, उसके लिए जैसा कि डॉक्टर बासित ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया कि आपको एक होस्ट पीआई की ज़रूरत है। ब्रेन पूल जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कोरिया में मौजूद किसी प्रोफेसर की ज़रूरत है जो कि एज होस्ट पीआई, गेस्ट पीआई जो है वो वर्क करेगा, वो अप्लाई करेगा आपके बिहाफ पे, एंड यू विल बी द गेस्ट साइंटिस्ट। तो उसके लिए आप अच्छा जी, ये वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है ब्रेन पूल की। जो एडवर्टीजमेंट आएगी उसमें ये कैसी सारी डिटेल ये बासित साहब ने ऑलरेडी बयान कर दी हैं। इंडिविजुअल टाइप है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन टाइप है, ब्रेन प्लस है, इसमें से क्या क्या टाइमलाइन हो सकती है, फंडिंग क्या है, इसकी फर्दर डिटेल अगर आपको जाननी है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी जाके डाउनलोड करके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आपको होस्ट पीआई चाहिए। अब होस्ट पीआई को कैसे ढूंढना है? नॉर्मली डॉक्टर बासित का चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर अफिलिएशन थी, एक कोलैबोरेशन थी, उसी को उन्होंने मैच्योर करके उनके साथ ये डिस्कशन करके दे हैव दैट द सेम प्रोफेसर एज द होस्ट पीआई। लेकिन जनरली जो अननोन है, जिसने कोरिया से पीएचडी भी नहीं की, ये जो नहीं जानता है किसी भी प्रोफेसर को कोरिया में, उसका तरीका यही है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको ढूंढिए। ऑफ कोर्स कुछ फेमस प्रोफेसर्स होंगे जो कि कोरियन प्रोफेसर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत इन है, बहुत बहुत अच्छे आर्टिकल्स जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, पेटेंट छापते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड मशहूर है। तो कुछ तो मशहूर हो गया, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। या दूसरा तरीका यही है कि आप इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पे जाइए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोफेसर हैं उनकी प्रोफाइल्स देखिए। उनकी प्रोफाइल में आप देखेंगे कि ईच प्रोफेसर हैज हिज ओन लैब वेबसाइट, तो उसमें जो भी रिसर्च एरिया है उनका वो आप मेंशन होगा, आपको देख लीजिए। वंस यू फाइंड ए होस्ट पीआई कि ये एक शख्स है, ये एक प्रोफेसर है कि जो जिसके साथ मैं रिसर्च कर सकता हूँ,
आप क्या करेंगे, उनको ईमेल करेंगे और आप ये अपनी एक विश शो करेंगे कि मैं ये ब्रेन पूल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ विद यू एज होस्ट पीआई, और ये मेरा प्रोजेक्ट डिटेल है जो कि मैं आपके साथ रिसर्च करना चाहता हूँ। अब ईमेल करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी ईमेल नहीं करनी, इट हैज़ टू बी 1 और मैक्सिमम 2 पैराग्राफ, बहुत शॉर्ट से, जिसके अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है, आपका मेन रिसर्च एरिया क्या है, आप ईमेल क्यों कर रहे हैं, और आप किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो काम करना चाहते हैं उनके साथ, और वो उस प्रोफेसर से कैसे रिलेट कर रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि एक प्रोफेसर की फील्ड जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है और एक प्लाज्मा फिजिसिस्ट उसको ईमेल करे कि जी मुझे एज होस्ट पीआई ले लें, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं से आप कांटेक्ट करें, और साथ में अगर अच्छा मुनासिब ये है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट जो रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो साथ में भेज दीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर दे, मे बी यू हैव टू सेंड सेवरल रिक्वेस्ट। इफ यू फाइंड अ होस्ट पीआई, तो वो होस्ट पीआई के साथ मिलके आप जॉइंटली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो जो होस्ट पीआई है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेगा ऑन टू दी IRIS वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल NRF की प्रोजेक्ट सबमिशन वेबसाइट है। तो सो यू हैव अ होस्ट पीआई, उसके साथ डिस्कशन कर चुके हैं आप, उसके साथ मिलके प्रोजेक्ट बना चुके हैं, एंड देन यू विल गिव हिम द डॉक्यूमेंट्स एंड ही विल डेफिनेटली सबमिट। और उसके बाद फिर जैसा कि टाइमलाइन डॉक्टर बासित ने बताई है कि कब कब अनाउंसमेंट होगी, कब कब मीटिंग्स होंगी, कब कब डिसीजन आएगी, तो वो होस्ट पीआई को जो है वो इंफॉर्मेशन आती है कि जी आपका प्रोजेक्ट इस स्टेज पे है, तो वो आपको कन्वेट करता रहेगा। अच्छा जी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले अगर जो अनाउंसमेंट थी, जिस अनाउंसमेंट का मैंने PDF का जिक्र किया, मैंने वहाँ से ये क्रॉप किया। सबसे पहले आपको जो बनाना है जी, वो है जी एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके अंदर R&D प्रपोजल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि R&D प्लान जो प्रपोजल है वो कितना इम्पोर्टेंट है इस फेलोशिप की सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंसी, आपका पासपोर्ट, CNIC, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। आपकी फाइनल डिग्री जो PhD आपने की है, या अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं या कहीं और पोस्ट वर्क किया, तो आपको सारे के सारे एक्सपीरियंस लेटर्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो साथ में प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द इन्वाइटेड साइंटिस्ट, ये एक फॉर्मल लेटर होगा जिसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मैं ब्रेन पूल के लिए सेलेक्ट हो गया तो मैं इसको ज़रूर अवेल करूंगा। ये एक जनरल फ्री फॉर्मेट है जो आप बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंसेंट फॉर्म है, पर्सनल और टैक्स इन्फॉर्मेशन है, एथिक्स हैं, और इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूजुअली होस्ट पीआई ही उसको जो है वो डील कर लेता है। यू हैव टू जस्ट गिव योर मे बी ई-सिग्नेचर और फोटो वगैरह आपको देना होगी, बाकी वो सारे डॉक्यूमेंटेशन खुद प्रिपेयर करेंगे। बट यू हैव टू प्रिपेयर द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर R&D प्रपोजल और कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो सैलरी केस की बासित साहब ने बताया, 5 मिलियन से 25 मिलियन कोरियन वॉन सैलरी डिसाइड हो सकती है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? दे डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। आपने पिछले, फॉर एग्जांपल 2026 में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 2025 में जहां आप वर्क करते रहे हैं वहां पे आपको पूरे साल की कितनी सैलरी मिली है। तो वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर काम कर रहे हैं या किसी और जगह पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो वहां से आप एक ऑफिशियल एक सैलरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसमें सारे के सारे बेनिफिट्स मेंशन हो। उस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर जो है वो ये लोग डिसाइड करते हैं कि सैलरी कितनी होगी। बट नॉर्मली इन आवर सब कॉन्टिनेंट पार्ट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड दिस एशिया रीजन, उनकी सैलरी चूंकि एकेडमिक्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो हमेशा से मिनिमम ही रखी जाती है, विच इज़ 5 मिलियन, जो कि टैक्स के बाद इट गोज डाउन टू मे बी 15-20% लेस हो जाती है। एनीवेज, तो ये आपको सैलरी प्रूफ भी देना है, इसी की बेस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन, विच इज़ द BP एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसको फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अंदर जो प्रपोजल बनानी है वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको
मेंशन करनी है, ये मैं इंडिविजुअली एक तो आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि वो अगर आप प्रिपेयर कर लें तो इसके अंदर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेटर ऑन प्लग इन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको कंप्रिहेंसिव CV एक आप बना लीजिए अपनी, और उसके बाद मोटिवेशन स्टेटमेंट कि आप इस BP प्रोजेक्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और आप ही बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लीजिए या आप मोटिवेशन स्टेटमेंट कह लीजिए, ये आपको एक 1A4 पेज जो है वो बनाना होगी। इसके अलावा आपको जितने भी पब्लिकेशंस हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, सबमिटेड नहीं, और जो पेटेंट्स हैं उसकी लिस्ट एक बना लीजिए, वो आपको यहाँ पर प्लग इन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी आप रिसर्च या एक्स्ट्रा करिकुलर जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर चुके हैं वो सारे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका PhD थीसिस एब्स्ट्रैक्ट, आपकी एडवाइजर की डिटेल, बिकॉज इस फेलोशिप में वन ऑफ द, आई एम नॉट श्योर, बट वन ऑफ द इवेलुएटर इज योर PhD एडवाइजर, तो उससे भी डिटेल में ये आपके बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आपको देनी है साथ में। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च एग्जीक्यूशन प्लान, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो इसको आप मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है। अब बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं, अब कितने लोगों की एक्सेप्ट होती हैं, कितने लोगों की नहीं होती। कई ऐसे रिसर्चर्स ने मुझसे रब्ता किया कि उनके बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं लेकिन उसके बावजूद उनका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बहुत से लोगों की पब्लिकेशंस कम है लेकिन फिर भी उनकी सिलेक्शन हुई है। तो बहुत से फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका प्रपोजल। आप प्रपोजल कैसा बनाते हैं, वो प्रपोजल किस नौइयत का होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जो इवेल्युएशन होती है टोटल 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स लेना हर कैंडिडेट को जरूरी होता है इन ऑर्डर टू गेट इनटू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो उनकी इवेल्युएशन कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी बैठती है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपके ये मार्क्स असाइन करती हैं। तो जो 80 मार्क्स ले लेते हैं उनकी फर्दर इवेल्युएशन होती है एक्सटर्नल रिव्यूअर से, जो कि आपकी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया से रिलेटेड होते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रपोजल फिट है फॉर द सिलेक्शन और नॉट। वो आपको मार्क्स देते हैं। you have to get at least 80 marks in order to qualify for the further step. तो इस 100 में से अगर आप देखें तो 60 मार्क्स सिर्फ प्रपोजल के हैं, 60 मार्क्स। उसके अलावा 20 मार्क्स जो BP कैंडिडेट है उसके बारे में है, उसका कैरियर कैसा है, उसकी रिसर्च एरिया कैसा है, और उसकी पब्लिकेशंस रिकॉर्ड, और उसने इनोवेशन क्या डेवलप किया। इसके साथ साथ जो होस्ट PI है उसकी भी प्रोफाइल जो है वो साथ में चेक हो रही होती है, वो भी इवेलुएट होती है। सो 20 मार्क्स इज फॉर द BP कैंडिडेट, 20 मार्क्स फॉर द BP होस्ट PI, एंड 60 मार्क्स आर फॉर द प्रपोजल। अच्छा जी, अब प्रपोजल कैसे बनानी है, कौन से एरिया में बनानी है। दीज आर द 12 नेशनल स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ऑफ द कोरिया। इस एरिया के अंदर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, और ऑफ कोर्स जब आप PI से, होस्ट PI से रब्ता करेंगे, उसकी रिसर्च एरिया से आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, तो दोनों जॉइंटली एक प्रोजेक्ट जो बनाएंगे तो इन 12 स्ट्रेटेजिक एरियाज को आपको मद्देनजर रखना जरूरी है। एंड दैट रेंजेस इन द मेन STEM एरियाज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया है 12 इनके, इसमें सोशल साइंसेज नहीं है, ओनली द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, मटेरियल्स, फिजिक्स, नेचुरल साइंसेज, एंड ऑल ऑफ दीज एरियाज। आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द सेम लिंक जो कि वासिफ साहब ने भी आपके साथ शेयर किया, और अभी भी मैंने आपको बताया कि कैसे आप NRF की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपने थॉरली जो है वो रीड करना है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं पर्टिकुलरली मेंशन करूं तो इसमें 12 जो एरियाज हैं वो सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले है, सेकेंडरी सेल्स हैं जो कि बैटरी एरिया है, लीडिंग एज मोबिलिटी, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी, एज बायो, एरोस्पेस, हाइड्रोजन, cyber security, AI, next generation communications, leading edge robotics and manufacturing,
एंड क्वांटम रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि उसी लिंक में मौजूद है, इसको कोरियन से आप ट्रांसलेट कर लीजिए इनटू इंग्लिश। ये आपको हेल्प करेगा कि प्रोजेक्ट आपने किस तरह का बनाना है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले है, तो इसमें अगर आप सेमीकंडक्टर डिस्प्ले में जाएंगे तो उनकी भी फर्दर सब डिविजन्स हैं कि किस एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज 12 स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी फील्ड्स। अच्छा, अब रिसर्च प्रपोजल विच इज द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें ये फ्री स्टाइल है। इन्होंने कोई पर्टिकुलरली एक जो है वो कंटेंट नहीं बताया कि आपने इसी तरह से बनाना है। दिस इज फ्री स्टाइल, आप किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स इसमें मेंशन करने की कोशिश की है जो कि किसी भी रिसर्च प्रपोजल में होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले किसी भी प्रपोजल के अंदर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देनी है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 12 स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं इन पे फोकस कीजिए। अगर आपकी रिसर्च एरिया इस फील्ड में है तो आप उनमें से सब डिटेल्स चेक कीजिए कि कौन कौन से उस सब्जेक्ट एरिया के अंदर आपकी फील्ड मैच करती है और उसमें कौन सा रिसर्च ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है आजकल, और उसमें कौन कौन सी इनोवेशंस हो रही हैं, और आप वो प्रॉब्लम उन रिसर्च प्रॉब्लम्स में से आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फिट भी बैठते हैं कि नहीं, ये भी मैटर करता है, विच आई विल शेयर यू लेटर। तो फर्स्ट आपको डिफाइन करनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के की ऑब्जेक्टिव्स आपको मेंशन करने हैं, उसका कंटेंट एंड स्कोप बताना है। इसके अंदर आप उसका लिटरेचर रिव्यू बता सकते हैं कि लोगों ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और ये कैसे हेल्प कर सकती है इस कम्युनिटी को। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज है, आप कौन से मेथड्स यूज करेंगे, आप क्या इनोवेशन लेके आएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके साथ साथ फिर आपको मेंशन करना है कि आपके मेजर गोल्स क्या होंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद, आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद फाइनल गोल्स क्या होंगे और उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होगा। कोई प्रोडक्ट बनाएंगे आप, कोई नई थ्योरी डेवलप करेंगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएंगे। तो ये आपके जो एक जनरल मैंने आपको बता दिया है आउटलाइन के ये पॉइंट्स होने चाहिए रिसर्च प्रपोजल के अंदर। और इसके लिए आपको कोई भी आप AI यूज कर सकते हैं या बहुत से और प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, बट डू नॉट कॉपी एनी अदर प्रोजेक्ट इनटू योर प्रोजेक्ट, क्योंकि क्रॉस चेकिंग के अंदर वो डायरेक्टली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर मैं ये भी बता दूं, चूंकि BP कैंडिडेट जो कि आप हैं और जो BP होस्ट PI है, दोनों की प्रोफाइल इवेलुएट होती है। अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं इस एक पर्टिकुलर एरियाज में, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, और अगर आपका जो PI है वो सेमीकंडक्टर का नहीं है, वो किसी और रिसर्च एरिया के है, तो यहीं से आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड अ होस्ट PI, तो अपने रिसर्च से रिलेटेड जो है वो बंदा ढूंढिए, वो प्रोफेसर ढूंढिए जिसके साथ आप डिस्कशन करके एंड यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप कांटेक्ट करते हैं किसी होस्ट PI को, तो उसके पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के साथ आप कई दफ़ा वो भी रेफर कर देते हैं कि आई वांट टू वर्क इन दिस एरिया, इस पे आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए, तो देन दैट विल बी मच हेल्पफुल। लेकिन इनिशियली चूंकि आपकी रिसर्च एरिया सेम होगा, तो आपको ही प्रोजेक्ट पहले बताना है कि मैं ये मेरी एक्सपर्टीज है और मैं ये काम कर सकता हूँ। एनीवेज, वंस यू हैव रिसर्च प्रपोजल, उसके अलावा आपको एक पूरा रिसर्च प्लान बताना है, मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्योंकि अगर आप एज डॉक्टर बासित मेंशन्ड के टाइम डिपेंडेंट ब्रेन पूल इंडिविजुअल टाइप जो है, उसके अंदर टाइम डिपेंडेंट ये फेलोशिप है जो कि आप 1 साल के लिए भी अवेल कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी, और मैक्सिमम 2.5 years आजकल है। क्योंकि अगर फेलोशिप अनाउंस होती है फरवरी में, सिलेक्शन होते होते जून जुलाई हो जाता है, और वहां से शुरू होते हुए नेक्स्ट 2 years, तो तकरीबन 2.5 years की आपकी टोटल ये फेलोशिप बनती है। इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा कोई भी BP फेलो। तो उस टाइम के दौरानिए के अंदर आपको मंथ वाइज पूरी एक्टिविटी बतानी है कि
जो प्रपोजल आपने मेंशन किया उसमें से प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे, उनको यूज करके आप फर्दर कैसे कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई पब्लिकेशन कर सकते हैं, और कोरियन सोसाइटी को आपको टारगेट करना है कि यहाँ पे क्या क्या जो है वो प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको ये पूरा मंथ वाइज प्लान बनाना है, पूरा 2.5 years का। इसके अलावा इसी फॉर्म के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट बनाया है इसका आपको पर्पस मेंशन करना है 500 वर्ड्स के अंदर समराइज करके, उसके जो मेन कंटेंट्स हैं वो बताने हैं, और जो इनवाइटेड होस्ट है, इनवाइटेड बीपी फेलो है, बीपी कैंडिडेट, और जो होस्ट पीआई है, दोनों की कंपिटेंसी मेंशन करनी है कि ये प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए होस्ट भी इक्वली कैपेबल है और जो इनकमिंग रिसर्चर है वो भी कैपेबल है। उसके बारे में आपको सारी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को दोनों मिलके सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह से फर्दर आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। अच्छा, चूंकि इससे पहले हमने मेंशन किया कि ये आप सबमिट नहीं करा सकते, जो प्रोजेक्ट सबमिशन है वो हमेशा से होस्ट पीआई की होगी। तो जो होस्ट पीआई है वो आपसे ये डॉक्यूमेंट सारे ले लेगा, और सारी आपसे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने के बाद अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने के बाद इस IRIS वेबसाइट है उसमें जाके वो अपने अकाउंट से सबमिट कराते हो। तो जितने भी कोरियन रिसर्चर्स हैं, कोरियन प्रोफेसर्स हैं, वो इसी वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सबमिट कराते हैं, तो दे नो हाउ टू डू इट। लेकिन इसके लिए आपको एक नेशनल रिसर्चर नंबर चाहिए होता है। एक होस्ट पीआई का तो होगा, क्योंकि अगर आप कोरिया में नहीं है, नए एंटर हो रहे हैं कोरिया में, तो उसके लिए आपको एक नेशनल रिसर्चर नंबर इशू कराना होता है। उसकी भी डिटेल आप इस वेबसाइट पे अगर जाएंगे जो मैंने मेंशन किया, तो वहाँ पे पूरी PDF एक मेंशन है, पूरी डिटेल मेंशन है कि आप यहाँ से नया नेशनल रिसर्चर नंबर कैसे इशू कर सकते हैं। अगर ना भी करें, बट द इनिशियल प्रोसेस जब आपको सबमिट कराना है, तो पीआई आपका जो है होस्ट पीआई, वो भी आपको इसमें हेल्प करेगा कि इसमें से नेशनल रिसर्चर नंबर कैसे इशू हो सकता है। सो होस्ट पीआई विल टेक केयर ऑफ दिस। ये वेबसाइट है, यहाँ पे ये आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। सो आई होप कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें मेंशन कर दी हैं, बासित साहब ने मैक्सिमम चीज़ें मेंशन की हैं। कोई और क्यूरी है, कोई चीज़ अगर आप समझते हैं कि आपको क्लियर नहीं है, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अभी भी हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जी नदीम। जी डॉक्टर साहब, ये आपको अगर स्क्रीन पे एक कमेंट नज़र आ रहा है, क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको एड्रेस कर दें। इसके अलावा हमारे पास एक और सवाल है। जी। Those who are doing postdoc in Korea and their contract is going to finish in February 2026 can apply for if they exit from Korea after finishing. Yes, it is possible. आप प्रोजेक्ट सबमिट कराने से पहले अगर कोरिया एग्जिट कर जाते हैं, then you can of course apply. और meanwhile जब सिलेक्शन हो जाती है until May, and then of course you can come. लेकिन at the time of application रिसर्चर हैज टू बी आउटसाइड कोरिया, और ये वेरीफाई करते हैं। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए, तो वो आपको पासपोर्ट, आपका जो है वो CNIC और आपकी कंफर्मेशन चेक करेंगे कि आप बताइए किस कंट्री में एग्जैक्टली इस वक्त मौजूद हैं। तो और ये पर्टिकुलरली जो ब्रेन पूल है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप इसका टाइटल देखें, दिस इज फॉर ओवरसीज साइंटिस्ट, तो कोरिया में रहते हुए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी। अच्छा, दूसरा एक सवाल था उमर जावेद साहब का। मेरे ख्याल में डॉक्टर बासित साहब ने उसको एड्रेस भी किया, लेकिन उनको शायद कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं बासित साहब से कहूँगा कि आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। आपका माइक म्यूट है शायद। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया माइक को। मुझे वो सवाल देखना होगा, अगर आप मेरे लिए दोहरा सकें। जी, उमर जावेद साहब हैं, ये PhD कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मास्टर्स के बाद इनका कुछ एक्सपीरियंस है, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आपने कहा है कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जी जी, इसमें एक जो है क्लॉज मौजूद है ब्रेन पूल फेलोशिप के अंदर कि अगर कोई R&D से वाबस्ता अफराद हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम BP या BP+ के थ्रू इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल में, और उसके लिए R&D का 5 years एक्सपीरियंस होना वो ज़रूरी है। डायरेक्टली जब आप इंडिविजुअल टाइप अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से 5 years एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसके अंदर, लेकिन जब आप MS के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वो ज़रूरी होगा। जी, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि जो R&D इन्होंने बताया,
वो वेल एस्टेब्लिश्ड R&D कंपनीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो है वो ग्वाल मंडी की किसी कंपनी के साथ आपने 5 साल काम किया है आफ्टर एमएससी और आप अप्लाई करते, नो, दिस हैज टू बी बिग नेम। राइट। सही। अच्छा, फिलहाल हमारे पास यही कमेंट्स थे। आप दोनों डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया आज सेशन ज्वाइन करने के लिए और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। इस सेशन को मैं शेयर कर दूंगा, बाकी जो भी मज़ीद सवाल होंगे वो हमारी टीम आपके साथ शेयर करके और मज़ीद लोगों को गाइड कर देंगे हम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। जी, इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।